हेलो एंड नमस्कार। लकी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो सीरीज में अब तक हम 2 वीडियोस बना चुके थे और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के उन लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के बारे में जो फैसले हैं वो दिए हैं, उन सबको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत से लेके लगभग 1970 का जो दशक था, 1970 का दशक था, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। उस समय तक ये परंपरा थी कि सरकार की तरफ से जजेस के नाम जाते थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इंदिरा गांधी के समय संसद और न्यायपालिका इन दोनों के बीच में टकराव शुरू हुआ। काफी ऐसे जजमेंट आए, जैसे सज्जन सिंह जजमेंट था, गोलकनाथ जजमेंट था और उसके बाद में केशवानंद भारती मामला था। इन मामलों के कारण जहां संसद ने कुछ संविधान संशोधन किए, जो डीपीएसपी थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोगों ने अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन बता के उन संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। तो इससे संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव बढ़ा और उस टकराव के कारण इंदिरा गांधी ने, जब केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल राज्य जो जजमेंट था 1973 का, उसमें कुछ ऐसे लोग, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने उस जजमेंट में सरकार के विपक्ष में फैसला लिखा था, इंदिरा गांधी की सरकार ने 3 ऐसे जजेस थे जिनको सुपरसीड करके जस्टिस ए.एन. रे, जो सीनियरिटी की लिस्ट में चौथे नंबर पे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। उसके बाद 1977 में एक बार फिर एडीएम जबलपुर केस में जिन जजेस ने असहमति व्यक्त की थी, उनका नाम था जस्टिस एच.आर. खन्ना। जस्टिस एच.आर. खन्ना को सुपरसीड करते हुए उनसे जूनियर जस्टिस एम.एच. बेग को इंदिरा गांधी की सरकार ने 1977 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। तो वहां से जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का परंपरा शुरू हुई और 4 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चैलेंज किया गया या उसके कंसिडरेशन के लिए उसके सामने लाया गया। वो जो 4 जजमेंट है, उनको जजेस के केस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला उसमें जजमेंट है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1981 का केस है, उसको फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। तो 4 जजमेंट है, चारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले को फर्स्ट जजेस, दूसरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का जजमेंट है, उसको सेकंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। थर्ड, आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ राय मांगी थी कि जो 1993 का जो जजमेंट था, जिसमें कॉलेजियम की स्थापना की गई थी, कॉलेजियम क्या है और उसमें किस किस जज से पूछा जाना चाहिए, क्या केवल मुख्य न्यायाधीश की राय ही सुप्रीम कोर्ट की राय मानी जा सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य सीनियर जजेस से भी कंसल्ट करके फिर उसको कॉलेजियम की राय माना जाएगा। तो इसके बारे में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, उसको थर्ड जजेस केस कहा गया। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर एक मामला आया। 2015 में ही, उससे थोड़ा सा पहले 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार ने जजेस की नियुक्ति को प्रक्रिया को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने का प्रपोजल रखा, जिसके माध्यम से ये होता था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से जजेस की नियुक्ति की जाएगी और उन्हीं की सिफारिश पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करेंगे। लेकिन एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने चैलेंज किया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देते हुए एनजेसी एक्ट और एनजेसी का जो संविधान संशोधन था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने
संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन बताते हुए उसको अवैध घोषित किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यानी वर्तमान में जो कॉलेजियम प्रथा है, कॉलेजियम सिस्टम है, उसी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो रही है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कैसे बना, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, और जो न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित विवाद है, कई बार सरकार और संसद के बीच में या सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव हुआ है, उस टकराव की क्या वजह थी, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो 4 महत्वपूर्ण केसेस को डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला केस है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जो केस है 1981 का। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वाई.वी. चंद्रचूड़। इस समय जो भारतीय संविधान है उसके 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 की बात की गई। अनुच्छेद 124 में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है, जबकि आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है। हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें, इस जजमेंट में सरकार के खिलाफ कुछ लोगों ने ये केस फाइल किया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संकुचित उसकी व्याख्या की और क्या बोला कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राइमेसी किसको मिलेगी, कार्यपालिका को। यानी किस व्यक्ति को जज बनाना है और किसको नहीं बनाना है, इसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, वो सरकार का होगा, न्यायपालिका का नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इस जजमेंट में आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 इन दोनों में एक वर्ड आता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का हिंदी शब्द होता है परामर्श। अब जिन लोगों ने ये रिट पिटीशन लगाई थी, उन्होंने कहा कि वो जो कंसल्टेशन शब्द है, इसका ये समझाना जाना चाहिए कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब क्या है, सहमति होनी चाहिए। यानी सरकार को, राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को जज बनाना चाहिए जिससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सहमत हो। आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में ये क्लियरली कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। क्या वो परामर्श बाध्यकारी है, ये इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या करने का निवेदन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने संकुचित व्याख्या की और क्या कहा कि जो परामर्श शब्द है, हाँ, मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाएगा लेकिन उनका परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने से इनकार कर सकते हैं। तो इस जजमेंट में क्या साबित हुआ कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उसमें अंतिम जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी, कार्यपालिका की चलेगी। यानी उस समय की जो सरकार है उसकी चलेगी। अब ये समय देख लीजिए आप, 1981 का समय है और इसमें प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। इसके बाद में इस जजमेंट की खूब आलोचना हुई। भारत के न्यायिक इतिहास में लोगों ने इस जजमेंट को जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक सक्रियता, न्यायिक स्वतंत्रता पे इसको एक प्रहार माना और इसके बाद में इसको माना जाता है फर्स्ट जजेस केस। इसको कौन सा माना जाता है, फर्स्ट जजेस केस। इसको फर्स्ट जजेस केस माना जाता है। अब बात आती है सेकंड जजेस केस की। सेकंड जजेस केस, इस समय चीफ जस्टिस थे एम.एन. वेंकटचलैया। इसमें भी ये जो 2 आर्टिकल है इन पे फिर से व्याख्या करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या बदल गई। जो 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब कंकरेंस नहीं है, परामर्श शब्द का मतलब सहमति नहीं है। यानी अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नियुक्त किया जाता है और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश उससे असहमत है तो भी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन और एक्सपेंसिव यानी विस्तृत व्याख्या करते हुए जो कंसल्टेशन शब्द है उसका मान लिया कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब है कि अब
न्यायिक नियुक्तियों के मामले में जो प्राइमेसी होगी या सुप्रीमेसी होगी वो किसकी होगी, वो न्यायपालिका की होगी। यानी अंतिम रूप से किसी व्यक्ति को जज नियुक्त करना है या नहीं करना है उसका निर्णय कौन लेगा, उसका निर्णय लेगी न्यायपालिका। और इस जजमेंट के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम की गई जजेस की नियुक्ति के लिए और उसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम को ना तो संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है और ना ही किसी संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है, यानी न्यायिक नवाचार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए इस व्यवस्था को स्थापित किया है और आज तक ये व्यवस्था चल रही है। इसमें फिर से न्यायिक नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्यायिक प्राथमिकता यानी जुडिशियल प्राइमेसी, फर्स्ट जजेस केस यानी प्रथम न्यायाधीश मामले को उलट दिया गया, उसको ओवर रूल कर दिया गया, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में किसको प्राथमिकता मिलेगी, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्राथमिकता मिलेगी। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कौन से जजमेंट से हुई, इस जजमेंट से हुई। कौन सा जजमेंट है ये, सेकंड जजेस केस। आपको अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, सेकंड जजेस केस। इतना लंबा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है ना, वर्ष कौन सा है, 1993। चीफ जस्टिस कौन है, एम.एन. वेंकटचलैया। यहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायपालिका को नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एडवोकेट को जज नियुक्त करना है या नहीं करना है, या किसी जुडिशियल ऑफिसर को जज नियुक्त करना है नहीं करना है, इसके बारे में सबसे अच्छी राय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही दे सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी दी गई तो हो सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। सरकार ऐसे लोगों को न्यायपालिका में नियुक्त कर सकती है जो उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हो, जो उनका पक्ष लेते हो। तो न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की नियुक्ति के लिए नया सिस्टम बनाया, कॉलेजियम सिस्टम। उसको बोलते हैं सेकंड जजेस केस। अब तीसरी चीज, 1993 में वो जजमेंट आया जिसमें कॉलेजियम की स्थापना की गई, लेकिन कॉलेजियम में शामिल कौन है। अब क्या कॉलेजियम सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है, या कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, क्या केवल मुख्य न्यायाधीश की राय को ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया था। तो इस तरीके से 1993 के जजमेंट के बारे में कुछ कंफ्यूजन थे, कुछ क्लैरिफिकेशन सरकार को चाहिए था। तो इसके लिए क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उनको दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी उसको माना जाता है थर्ड जजेस केस। कौन सा केस माना जाता है, थर्ड जजेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को ही कॉलेजियम की राय माना जाएगा, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी राय बनाते समय क्या उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए, या केवल उसकी व्यक्तिगत राय ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनेगी। इन तमाम प्रश्नों पे चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस को जवाब भेजा राष्ट्रपति को, और क्या बोला, जो कॉलेजियम है उसको एक्सपेंड कर दिया, विस्तारित कॉलेजियम एक्सपेंड करते हुए सीजीआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी कॉलेजियम में शामिल कर लिया। 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू सीजेआई, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। उसके बाद में सीजीआई से 4 जूनियर जज जो बाकी जजेस से सीनियर हैं, तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में है, उन 5 की राय
को कोलेजियम की राय माना जाएगा, और वो 5 लोग मिल के जब किसी एक व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश करेंगे, तभी वो राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो इसमें क्या कर दिया गया, कोलेजियम का विस्तार कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया गया। अब सर्वसम्मति की आवश्यकता, कंसेंसस, यानी अगर कॉलेजियम के 5 में से एक सदस्य भी किसी व्यक्ति की जज की नियुक्ति के बारे में असहमति व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति को जज नहीं बनाया जाएगा। यानी कॉलेजियम के 5 जजेस की सहमति किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए जरूरी है। यानी अब केवल मुख्य न्यायाधीश की राय ही राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मुख्य सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी की राय को मिला के आम सहमति से जो राय बनेगी, उस राय से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है 4th जजेस केस। जब से 1993 में 2nd जजेस केस आया, जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम आया, उस समय से ही न्यायपालिका और संसद के बीच में जो टकराव था, जो लोग संसद का सपोर्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम बना के जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अति सक्रियता दिखाई है। जुडिशरी का काम है केवल बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, नया कानून बनाना, नई नीति बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इस आधार पे कुछ लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना की। इसके अलावा ये भी आरोप लगा कि कानून बनाना संसद का काम है और सुप्रीम कोर्ट नई व्यवस्था बना के, नया कानून बना के संसद के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये आरोप भी लगे कि कुछ जो पुराने जजेस हैं उन्हीं के भाई भतीजा या उन्हीं के रिलेटिव्स को जजेस बनाया जा रहा है। चौथी चीज, सुप्रीम कोर्ट पे ये भी आरोप लगे कि केवल भारत ऐसा देश है जिसमें जज ही जज को नियुक्त कर रहा है। अगर जजेस को ही जज नियुक्त करने का अधिकार दे दिया तो इसमें निष्पक्षता प्रभावित होने की क्षमता है। तो इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए। समय समय पर उन आरोपों में कुछ सच्चाई भी सामने आई, कुछ ऐसे जजेस की नियुक्ति की गई जो पहले जो जज थे उनके रिलेटिव्स थे। तो इस तरीके से कॉलेजियम काफी विवादास्पद हो गया। ये एक ओपेक सिस्टम भी है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी सिस्टम है। किसी व्यक्ति को किस आधार पे जज बनाने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है उसका पीछे का कोई कारण नहीं बताया जाता। किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता। हालांकि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था शुरू की है कि जब भी किसी व्यक्ति को जज रिकमेंड किया जाता है तो उसके पीछे के कारण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे कॉलेजियम रेजोल्यूशन के नाम से डाले जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, ताकि लोग ये जान सके कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज क्यों नियुक्त किया गया। ये व्यवस्था अभी 1-2 साल पहले आई है, लेकिन उस समय जब से कॉलेजियम बना तब से लेके और 2014-15 तक ये राय बन चुकी थी कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था नहीं है और इसको बदले जाने की जरूरत है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तो मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करने और कॉलेजियम व्यवस्था को रिप्लेस करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संसद से पास करवाया। उसमें यह प्रावधान किया गया कि एक एनजेसी एक्ट बनेगा और एक एनजेसी कमीशन बनेगा। एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, आर्टिकल 124A, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एनजेसी कमीशन यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की रिकमेंडेशन पे जजेस की नियुक्ति करेंगे। उस 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और एनजेसी एक्ट, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। और चैलेंज किसने किया? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने। अब ये
बार बार नाम आ रहा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है? तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वे लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने और केस फाइल करने के लिए अधिकृत होते हैं। कुछ परीक्षाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली जाती है और केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो जिन्होंने उस परीक्षा को पास किया है वो ही सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आर्ग्यू करने की स्वतंत्रता किसी भी एडवोकेट को है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जाके भी आर्ग्यू कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन केस फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ही हो सकती है। तो उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है और उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाया और एनजेसी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एनजेसी एक्ट उन दोनों को चैलेंज किया। उस चैलेंज के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 124A और एनजेसी इन दोनों को खारिज कर दिया। इनको क्या बता दिया? असंवैधानिक। ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनको डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया और कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा। ये 5 जजेस की बेंच थी। कितने जजेस की बेंच थी? 5 जजेस की बेंच थी, यानी संवैधानिक बेंच थी। ऐसी बेंच जिसमें 5 लोग कम से कम होते हैं और वो संविधान की व्याख्या करते हैं, उसको बोलते हैं संवैधानिक बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 जजेस थे। 5 में से 4 जजेस ऐसे थे जिन्होंने एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में अपनी सहमति जताई। एक जज ऐसे थे जस्टिस जे चेलेमेश्वर, इन्होंने असहमति जताते हुए एनजेसी का समर्थन किया और इन्होंने कहा कि कॉलेजियम में अपारदर्शिता है, भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, इसके लिए समय आ गया है कि अब कॉलेजियम को रिप्लेस करके एनजेसी व्यवस्था को लागू किया जाए और आगे बनाए रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस ने मेजोरिटी से एनजेसी एक्ट को और 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, असंवैधानिक डिक्लेयर किया और उससे जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसको बरकरार रखा गया, एनजेसी व्यवस्था को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के बारे में भी खूब विस्तार से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरा परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट हैं और उन डिफेक्ट्स को दूर किए जाने की जरूरत है ताकि इस न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया या कॉलेजियम सिस्टम को और अधिक बेहतर और अधिक रिप्रेजेंटेटिव या प्रातिनिधिक और अधिक समावेशी बनाया जा सके। समाज के सभी वर्गों के लोगों को जज बनने का अवसर मिले। जिस व्यक्ति को जज बनाया जा रहा है या जिसकी जज बनने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है उसके पर्याप्त कारण दिए जाए और सरकार को भी महत्वपूर्ण रूप से जज की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इन सारी चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से इस केस में डिस्कस किया और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया कि एक एमओपी बनाया जाए। एमओपी का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कि किसी व्यक्ति को जज के रूप में कैसे चुना जाएगा, उसकी वरिष्ठता का, उसकी मेरिट का आकलन कैसे किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जज के रूप में नियुक्ति का आवेदन अस्वीकार किया जाता है, सिफारिश को अस्वीकार किया जाता है, तो उस स्थिति में सरकार के पास और न्यायपालिका के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, इन तमाम चीजों को इंक्लूड करते हुए एमओपी बनाने का निर्देश सरकार को दिया। किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया और फिर उस एमओपी को बनाया गया। इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कहा कि जो न्यायिक नियुक्तियां हैं वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से, यानी सरकार के नियंत्रण से न्यायिक नियुक्तियां बाहर होनी चाहिए। सरकार के नियंत्रण से न्यायिक नियुक्तियां क्या होनी चाहिए? बाहर होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव में आ गई तो लोगों को न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है। अब महत्वपूर्ण रूप से क्या माना गया
कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अब हमने जो पहला वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। संविधान का मूल ढांचा भी एक जुडिशियल इनोवेशन था, एक न्यायिक नवाचार था, और वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सबसे पहले एक सिद्धांत के रूप में सामने लाया। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन। अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी सरकार ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता हो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से शुरू होती है? जजेस की नियुक्ति से। यानी जजेस की नियुक्ति प्रक्रिया भी सरकार या कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। अब वर्तमान में क्या सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मीटिंग होती है, उसके सामने काफी लोगों के जजेस बनने की रिकमेंडेशन आती है। सुप्रीम कोर्ट सभी जजेस जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उनकी वरिष्ठता, उनकी मेरिट को ध्यान में रखते हुए जजेस की नियुक्ति के लिए सरकार को सिफारिश करती है। जब एक बार सिफारिश हो जाती है तब राष्ट्रपति या तो उन व्यक्ति को जज नियुक्त करने के लिए कानून मंत्रालय के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करवा देता है, और अगर राष्ट्रपति को कोई आपत्ति हो तो वापस रिकंसिडरेशन के लिए कॉलेजियम के सामने उस सिफारिश को भेजा जाता है। अगर कॉलेजियम किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए आवेदन पर विचार करता है और उस व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को जज नियुक्त करना पड़ेगा। हालांकि कई बार ये होता है कि न्यायपालिका या कॉलेजियम सिस्टम द्वारा किसी व्यक्ति की सिफारिश की गई जज बनाने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय नहीं लेते और वो व्यक्ति कई बार रिटायर हो जाता है। ऐसे भी टकराव सामने आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन ये एक साबित तथ्य है कि अब जो जजेस की नियुक्ति के मामले में जो प्राइमेसी है या जो प्राथमिकता है वो किसकी है? वो न्यायपालिका की है। अब इसमें दो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, इस कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो वरिष्ठता में सीजीआई के तुरंत बाद आते हो। सर्वसम्मति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। कार्यकारी की भागीदारी सीमित, यानी एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल क्या है? न्यूनतम कंट्रोल है। सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप है। अब सरकार का हस्तक्षेप क्या है? जब किसी व्यक्ति को जज बनाया जाता है तो उसके बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, और जो बैकग्राउंड चेक होता है कि उस व्यक्ति का एज ए एडवोकेट कार्यकाल कैसा रहा, उसने कौन कौन से केसेस लिए, उसके नाम पे कितने रिपोर्टेबल जजमेंट है। रिपोर्टेबल जजमेंट का मतलब है कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया हो और जिसने कानून को व्याख्या करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल जजमेंट। तो उसके नाम कितने जजमेंट है, उसने किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने अपीयर हुआ है। जैसे आपराधिक मामले होते हैं, सिविल मामले, कॉन्स्टिट्यूशनल मामले, कॉर्पोरेट के मामले, कंपनी के मामले, आर्बिट्रेशन के मामले। यानी उस व्यक्ति का न्यायालय और न्यायिक क्षेत्र में कितना अनुभव है, उसकी वरिष्ठता क्या है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है प्रोफेशनल, उसके बारे में अन्य लोगों की राय क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की क्या राय है, स्टेट बार काउंसिल की क्या राय है, वो जिस बार एसोसिएशन का मेंबर है उसकी क्या राय है। इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। और उसके अलावा जब उसकी जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की जाती है तब सरकार का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वो उस जज की बैकग्राउंड को चेक करता है कि उस व्यक्ति के किन किन लोगों के साथ संबंध है, वो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या उसको जज नियुक्त करना सही रहेगा,
या राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से क्या उसको जज नियुक्त करना सही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पे एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की सरकार के पास आती है और वो आगे फॉरवर्ड की जाती है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। तो सरकार का ये इंटरफेरेंस है। एक इंटरफेरेंस सरकार का ये भी है कि कॉलेजियम ने किसी व्यक्ति को जज बनाने की सिफारिश कर दी और अब वो राष्ट्रपति के पास गया, यहाँ पे भी सरकार उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकती है कि हमें इस व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एज ए जज नियुक्ति पर कुछ ऑब्जेक्शन है। कॉलेजियम सरकार के उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर करता है और अगर कॉलेजियम को लगता है कि वो जो ऑब्जेक्शन है वो सही नहीं है, इररिलेवेंट है, तो उस व्यक्ति को जज बनाने के लिए पुनः सिफारिश कॉलेजियम करता है और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है। तो इसमें अंतिम रूप से जो प्राइमेसी है वो किसकी है? जुडिशरी की है। जो प्राथमिकता है वो किसकी है? जुडिशरी की है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, दो प्रकार के कॉलेजियम है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम अलग है और हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम अलग है। उसमें कॉलेजियम में वहां पे कितने लोग थे? 5 लोग थे। यहाँ पे कितने हैं? 3 लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहां पे 5 जजेस थे, एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यहाँ पे कितने हो गए? एक सीजीआई 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी 2 जजेस को कम कर दिया। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश में वरिष्ठता और योग्यता, सीनियरिटी एंड मेरिट, ये दोनों महत्वपूर्ण होती है। अंतिम सिफारिशों से पहले राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का फिर से इंटरफेरेंस आ गया। राज्यपाल क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव है। राज्य की जो कार्यपालिका है वो किसके नाम से चलती है? वो चलती है राज्यपाल के नाम से। तो राज्य की कार्यपालिका का हस्तक्षेप भी यहाँ पे आ गया। अब एक सवाल ये कि क्या ये राज्यपाल की व्यक्तिगत राय है? जी नहीं। राज्यपाल किससे पूछ के करेगा? राज्य की कैबिनेट से, क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति और राज्यपाल किसकी सहमति से, किसकी सलाह से, किसके सहयोग से काम करते हैं? मंत्री परिषद के सहयोग से। और मंत्री परिषद की राय को कौन व्यक्त करता है? मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे राज्य की कैबिनेट किसके नेतृत्व में? मुख्यमंत्री। यानी हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति की रिकमेंडेशन की सिफारिश भेजते समय उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की राय भी ली जाती है। यहाँ पे कार्यपालिका की राय ली जा रही है। अब सरकार जो सिफारिश भेजी जाती है सरकार को, उन सिफारिशों को सरकार बिना किसी कारण खारिज नहीं कर सकती, रद्द नहीं कर सकती। अगर सरकार किसी व्यक्ति की हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश को पर कोई ऑब्जेक्शन उठाती है तो उसका सॉलिड रीजन या कारण बताना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। उससे लगभग 1 महीना पहले, अभी 2-4 दिन पहले, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। अब अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी? जस्टिस संजीव खन्ना के नाम का नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाएगा। कानून मंत्रालय एक नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें लिखा होगा कि प्रेसिडेंट द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पे सीजीआई
कि आउटगोइंग सीजेआई जो निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सिफारिश पे जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। फिर राष्ट्रपति भवन में जस्टिस संजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो आउटगोइंग यानी निवर्तमान जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने अगले मुख्य न्यायाधीश या अपने जो उत्तराधिकारी होता है उसकी सिफारिश करता है, अपने सक्सेसर की सिफारिश करता है। तो कार्यकाल के आधार पे अब जस्टिस संजीव खन्ना है, वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से सीनियरिटी में नेक्स्ट है। ठीक है, तो कार्यकाल के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को आमतौर पे सीजीआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। निवर्तमान सीजीआई, निवर्तमान का मतलब जो जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है लेकिन जल्दी ही उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन सी एज में रिटायर होते हैं? 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु में। और हाईकोर्ट के जजेस 62 ईयर्स, 62 वर्ष की आयु में हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, और 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं। अब वर्तमान सीजीआई औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की अनुशंसा करता है। सरकार द्वारा अनुमोदन, विधि मंत्रालय अनुशंसा को प्रधानमंत्री को भेजता है, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आधिकारिक रूप से सीजीआई की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद में उनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाती है। अब बात आ गई आगे, ये जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये भी विवादों से परे नहीं है। इसमें भी 2 बार विवाद हो चुका है। जब केशवानंद भारती जजमेंट आया, वो जजमेंट उसमें मेजोरिटी थी, 7 जजेस, 7 न्यायाधीश जो थे वो इस निर्णय के पक्ष में थे, और विपक्ष में कितने थे? 6 न्यायाधीश। और ये बात कब की है? 1973 की। यानी उस समय न्यायिक नियुक्तियों में जो प्राथमिकता थी वो किसको मिलती थी? कार्यपालिका को। यानी प्रधानमंत्री यह तय करते थे कि किस व्यक्ति को जज बनाना है, किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाना है। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। केशवानंद भारती मामले में जो 7 जजेस थे, उनमें से 3 जज ऐसे थे जो चीफ जस्टिस बनने की रेस में थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने केशवानंद भारती मामले में जिन जजेस ने सरकार के विपक्ष में फैसला दिया था, उनकी सीनियरिटी या उनकी वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए सीनियरिटी में चौथे नंबर पे जो थे वो थे जस्टिस A.N. रे। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति J.M. सेलत, न्यायमूर्ति K.S. हेगड़े और न्यायमूर्ति A.N. ग्रोवर को दरकिनार कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, और उनको जस्टिस A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्योंकि ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में उनकी असहमति के बाद संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति सीमित हो गई थी। सीमित किससे हो गई? संविधान के मूल ढांचे से। यानी संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत था वो कौन से केस में आया था? वो आया था केशवानंद भारती मामले में। तो इसमें सरकार ने उन जजेस को सबक सिखाने के लिए और आगे आने वाले जजेस को ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं देते हो तो आने वाले समय में आपकी वरिष्ठता को दरकिनार किया जा सकता है। तो इस तरीके का एक मैसेज देने का प्रयास सरकार ने किया और 3 जजेस की सीनियरिटी को डिसरिगार्ड करते हुए सीनियरिटी की लिस्ट में जो चौथे नंबर पे थे उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर दिया, चीफ जस्टिस बना दिया। अब क्या कारण था? रे की नियुक्ति को व्यापक रूप से इंदिरा गांधी सरकार द्वारा न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास के रूप में
देखा गया, जो वरिष्ठता और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इससे क्या मैसेज गया? कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरी सीनियरिटी के आधार पे मैं भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बन सकता हूं, उसको ये लगेगा कि अगर मैंने सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो मेरी सीनियरिटी को दरकिनार किया जा सकता है। तो इस तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रभावित करने का जो प्रयास है वो सरकार ने किया, तत्कालीन सरकार ने किया, और इसको न्यायपालिका के इतिहास में एक काले दिन के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के लोगों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी, काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रहार किया है। ये इस मामले के बाद एक और मामला हुआ, और वो मामला नेक्स्ट था। जस्टिस ए.एन. रे जब रिटायर हुए तो फिर से चीफ जस्टिस को नियुक्त करने का मामला आया, लेकिन उससे जस्ट पहले जस्टिस ए.एन. रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में रिटायर हुए 1997 में, 1977 में। उससे जस्ट पहले अप्रैल 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का मामला आया, जो हमने कल डिस्कस किया था। एडीएम जबलपुर मामले में 5 जजेस की बेंच में से 4 जजेस ने ये कहा था कि सरकार आपातकाल के दौरान सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, जिसमें जीवन का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 भी शामिल है। लेकिन एक जज ऐसे थे, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जिन्होंने ये कहा कि आपातकाल के दौरान भी सरकार किसी भी मूल अधिकार को निलंबित नहीं कर सकती, और महत्वपूर्ण रूप से जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस एच.आर. खन्ना जस्टिस ए.एन. रे के बाद में सबसे सीनियर मोस्ट जज थे, और मुख्य न्यायाधीश बनने की रेस में पहला नंबर उनका था। लेकिन उनको भी इंदिरा गांधी की सरकार ने सबक सिखाने के लिए कि आपने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला मामले में सरकार का पक्ष नहीं लिया, असहमति दर्ज करवाई, तो दंड के रूप में उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए उनसे जूनियर जस्टिस एम.एच. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अब उस समय जस्टिस एम. हिदायतुल्ला नाम के एक जज थे, जो भारत में पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रूप से बात कही। उन्होंने कहा 2 टाइप के जजेस होते हैं। इस पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा 2 टाइप के जजेस होते हैं। एक होते हैं फॉरवर्ड लुकिंग जजेस, और एक होते हैं जजेस लुकिंग फॉरवर्ड। जजेस लुकिंग फॉरवर्ड। अब 2 मामले वो कटाक्ष कर रहे हैं सरकार के कदम पे, और कुछ ऐसे जजेस जो सरकार की गुड बुक में रहने के लिए, जिन्हें पता है कि हमें सरकार के पक्ष में रहने पर ही कुछ इनाम मिल सकता है। तो ये क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग जजेस। ऐसे जज जो दूरदर्शी है, जो बहुत आगे की सोच रखते हैं, उनको क्या बोला गया? फॉरवर्ड लुकिंग जजेस। दूसरे जजेस लुकिंग फॉरवर्ड, ऐसे जज जो आने वाले समय में देख रहे हैं कि अगर मैं किसी एक विशेष मामले में सरकार के पक्ष में जजमेंट दूंगा तो सरकार खुश हो जाएगी और मुझे आने वाले समय में किसी पद पे नियुक्ति दे सकती है। तो जस्टिस एम. हिदायतुल्ला ने कटाक्ष करते हुए ये 2 शब्द काम में लिए। किसने लिए? जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। इनके नाम पे एम. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर भी है। अब न्यायमूर्ति एम.एच. बेग की नियुक्ति, न्यायमूर्ति एम.एच. बेग को न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की जगह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिन्होंने आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज की रक्षा करने वाले एडीएम जबलपुर मामले में असहमति जताई थी। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। अब देखो 1977 में जस्टिस एच.आर. खन्ना को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। विपक्ष ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। 1982 में राष्ट्रपति पद के चुनाव थे और विपक्ष ने प्रस्ताव रखा कि संविधान की मूल भावना की
रक्षा करने वाले, न्यायिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत के रूप में जस्टिस एच.आर. खन्ना को भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में जस्टिस एच.आर. खन्ना को खड़ा किया गया, लेकिन अफसोस उस समय ज्ञानी जेल सिंह कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट थे और जस्टिस एच.आर. खन्ना राष्ट्रपति पद के चुनाव में हार गए थे। लेकिन आज भी जस्टिस एच.आर. खन्ना को भारत में सिविल लिबर्टीज या फिर व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के मामले में अग्रदूत माना जाता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उनका एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर कॉरिडोर में लगी हुई लोगों को दिखती है। तो एक व्यक्ति ने अपने पद की परवाह नहीं करते हुए मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसा महत्वपूर्ण पद उनको गंवाना पड़ा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पे निर्णय दिया कि चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, कितनी भी मजबूत सरकार हो, लेकिन वो सरकार किसी व्यक्ति की जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं कर सकती। इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार हट गई, 1977 में चुनाव हुए, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उस समय शांति भूषण, जो प्रशांत भूषण के पिताजी थे, वो कानून मंत्री बने और शांति भूषण के नेतृत्व में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया और उसके माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 21 को किसी भी हालत में, यानी आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि न्यायमूर्ति खन्ना चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानी जेल सिंह से चुनाव हार गए थे। ज्ञानी जेल सिंह अगले राष्ट्रपति बने। तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि भारत में जजेस की नियुक्ति कैसे की जाती है, भारत में जजेस की नियुक्ति के मामले में संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति कब कब आई है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जजेस की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की प्राथमिकता को बनाए रखने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 124 और 217 की व्याख्या किस प्रकार से की है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में कॉलेजियम सिस्टम को बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में एक रेफरेंस के जरिए कॉलेजियम का विस्तार किया, उसमें सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल किया गया। हमने ये भी देखा कि एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और हमने ये भी देखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में विवाद कब कब उत्पन्न हुआ और सरकार ने किस तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हनन करने का प्रयास किया। एक नया वर्ड आया था, कमिटेड जुडिशरी। इंदिरा गांधी सरकार के समय एक वर्ड आया, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब है प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अब ये कमिटेड किसके प्रति है? ये न्यायपालिका कमिटेड है सरकार के प्रति, किसी एक विशेष विचारधारा के प्रति। ये आरोप लगाया गया कि सरकार जजेस के मामले में, जजेस की नियुक्ति के मामले में इंटरफेयर करके ये इंश्योर करना चाहती है कि भारत की जुडिशरी उसके प्रति कमिटेड हो। भारत की जुडिशरी में जो जजेस बैठे हैं वो वही निर्णय दें जैसा निर्णय सरकार चाहती है। लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और संविधान की व्याख्या करते हुए ये सुनिश्चित किया कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने ये सब चीजें डिस्कस की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको न्यायिक नियुक्ति के मामले में जो कुछ जानकारी आवश्यक थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप अपना स्नेह, विश्वास और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको आगे शेयर करें ताकि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विभिन्न उम्मीदवारों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी तैयारी में ये सहायक सिद्ध हो सके। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव है या हमें आगे किन
विषयों पर वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें। आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। आप अपना स्नेह और विश्वास इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।